हेलो बच्चों। ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है इसको। तो दिल्ली इब्राहिम लोदी मतलब लोदी साम्राज्य में हमने 2 शासकों को पढ़ लिया है। ये तीसरे शासक थे जो सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र था इब्राहिम लोदी। तो जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इसका बड़ा जो बेटा था इब्राहिम लोदी वो शासक बना। और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था और इसी के समय ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में नए राजवंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की। इब्राहिम लोदी के समय ही मतलब इसके समय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो अफ़गान सरदार थे, अफ़गान सरदारों ने गृह युद्ध के खतरे से बचने के लिए इसके साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। दो भागों में विभाजित करने की योजना बनाई थी। तो पहला भाग जो दे दिया था इब्राहिम लोदी को दे दिया था और दूसरा जो दिल्ली का सुल्तान बना था और दूसरा था जलाल खां, जिसको जौनपुर का शासन दे दिया। लेकिन ये नीति इसको मतलब उस टाइम पे तो इस व्यवस्था में तत्कालीन तो शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ये कौन सी ज़्यादा दिन तक चल सकती थी। इसलिए फिर आगे भी जाके मुगल साम्राज्य का लोदी साम्राज्य का विघटन होना ही था। कैसे, इसका रीज़न भी है था कि पहली बात तो जलाल खां से संघर्ष। अब देखिए जलाल खां से संघर्ष कैसे हुआ कि जैसे जब अमीरों ने जलाल खां को जौनपुर और सुल्तान वो दे दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी इस चीज़ को पसंद नहीं करता था, साम्राज्य विभाजन को ये पसंद नहीं करता था। तो मतलब जो साम्राज्य विभाजन की जो नीति अपनाई थी वो इब्राहिम लोदी को स्वीकार नहीं थी। और कुछ समय बाद अमीर वर्ग भी थे, वो भी अब यही सोच रहे थे कि ये हमारी भूल हो गई है साम्राज्य को बांटकर, क्योंकि राजाभिषेक के बाद में जो जलाल खां था वो अपनी शक्ति को ज़्यादा मजबूत करने लगा और कुछ अमीरों को अपने पक्ष में करके अवध तथा आगरा पर भी आक्रमण करने लगा। तो इब्राहिम लोदी ने इसको परास्त कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद में साम्राज्य का विघटन होने लगा। उसका रीज़न ही एक ही था कि पहली बात कि इब्राहिम ने जो शक्तिशाली सरदार थे जैसे जलाल खां, मतलब उनके दमन की जो नीति, जैसे अपने भाई को मार दिया तो उनके दमन की नीति बनाई थी। तो इससे क्या हुआ कि जो जनता के प्रति इसकी अलोकप्रियता बढ़ गई थी और अपने भाई की हत्या कर दी थी। अब देखिए शक्तिशाली जो शक्तिशाली सरदार हैं और अपना भाई है, उनकी हत्या करने के कारण इसकी अलोकप्रियता बढ़ गई थी। दूसरा था ग्वालियर की विजय। अब देखिए इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता अगर कही जा सकती है तो ग्वालियर की विजय ही कही जा सकती है, क्योंकि इसी के समय अंतिम रूप से ग्वालियर को साम्राज्य में शामिल किया गया था। ग्वालियर को जीतने के लिए देखा था बहलोल लोदी गया था, लेकिन उसको लू लग गई थी तो वो मर गया था। सिकंदर लोदी ने भी ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न किया था, लेकिन ये भी असफल रहा था। उसके बाद में तो ये इब्राहिम लोदी भी इसको अपनी प्रतिष्ठा बनाकर इसको जीतना चाह रहा था, क्योंकि सिकंदर लोदी भी पराजित हो गया तो बहलोल लोदी भी पराजित हो गया था। तो इसने जलाल खां को, और जलाल खां भी जब भाग के गया था तो इसको विक्रम सिंह ने शरण दी थी, जो ग्वालियर का राजा था। तो कह सकते हैं कि इसको भी एक बहाना मिल गया था। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहाँ विक्रमजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया और ग्वालियर पे इसका अधिकार हो गया। उसके बाद
जो सबसे बड़ा है, जो मेवाड़ का अभियान, मेवाड़ का अभियान, क्योंकि मेवाड़ में दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ में हमेशा जो झगड़ा रहा है वो किसको लेके रहा है, मालवा को लेके। मालवा का जो था मेदिनी राय था, मेदिनी राय यहाँ का शासक था, जो क्या था, मालवा का जो बहुत शक्तिशाली था, और इसको राणा सांगा का समर्थन प्राप्त था। जलाल खां और इब्राहिम लोदी के जब मध्य जब लड़ाई चल रही थी तो उसका फ़ायदा उठाकर राणा सांगा ने क्या किया था, दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। देखिए इसका जब इब्राहिम लोदी और जलाल खां में जब युद्ध चल रहा था तो उसने सोचा कि इस टाइम पे तो मेदिनी राय का सपोर्ट किया राणा सांगा ने और इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खतौली का युद्ध। 1517 से लेकर 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें लोदी परास्त हुआ और राणा सांगा जीता। लेकिन ये राणा सांगा जीत के भी पराजित हो गया। कैसे? क्योंकि इसमें उसका एक हाथ चला गया था। तो कह सकते हैं मतलब पूर्ण रूप से किसी के भी उसमें लेके पूर्ण विजय नहीं कह सकती। अब उसके बाद में जो इब्राहिम लोदी ने जो दमन की नीति अपना रखी थी और जो शक्तिशाली सरदारों को ये दमन करने की जो नीति अपना रखा तो उससे परेशान होके एक सिंध का सूबेदार था दौलत खां और उसका चाचा था आलम खां। उन्होंने क्या किया, बाबर को आमंत्रण किया। क्योंकि इब्राहिम लोदी का जो भी काल है वो सुल्तान और अफगानों के मध्य संघर्ष का ही काल चलता रहा है। और क्योंकि जैसे जलाल खां को अपने भाई की हत्या कर दी, इसके बाद उसने जो शक्तिशाली अमीर सरदार थे उनको भी इसने पराजित किया, मतलब उनको भी दमन करने का वो लिया था। जो पंजाब और सिंध का जो सूबेदार था दौलत खान लोदी और चाचा उसके थे आलम खां, उन्होंने बाबर से सहायता मांगी कि इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटा दिया जाए तो हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। क्योंकि इब्राहिम का जो आलम खां लोदी था वो दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाह रहा था। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर, क्योंकि बाबर ही इतना शक्तिशाली था और उसने पहले लाहौर पे आक्रमण किया और उसके बाद में दिल्ली पर 1526 में आक्रमण किया, परंतु इब्राहिम लोदी द्वारा वो पराजित हुआ। पंद्रह सौ छब्बीस में 12 अप्रैल 1526 में बाबर और इसके बीच में युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में और इसकी स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई। इब्राहिम लोदी और पानीपत के मैदान में इनका युद्ध हुआ और इसकी स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई, क्योंकि बाबर की तुलना में हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी लेकिन संगठित नहीं थी और इसमें बाबर के पास बहुत अच्छा तोपखाना भी था। कुशल व्यूह रचना भी बनाई थी। इब्राहिम लोदी ने अपने अफगान सैनिकों के साथ बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण क्या हुआ, बाबर विजयी रहा, क्योंकि उसके पास तोपची थे उस्ताद अली और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, और उन्होंने तुगलमा पद्धति को और रूमी पद्धति को, दोनों पद्धतियों को अपनाकर, ये बात मैं मुग़ल काल में बताऊंगी, इन पद्धतियों को अपनाया और इसको पराजित कर दिया। अब
इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध की भूमि में मारा गया था, और इसकी मृत्यु के साथ ही लोदी तथा लोदी और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही अंत हो गया था। लोदी वंश का भी अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय में मुख्य योगदान जो रहा है वो आपका ये रूमी पद्धति और तुगलकमा पद्धति का ही रहा है, तथा उनके तोपों का प्रयोग, जो तोपची थे ना उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, इन तोपों का प्रयोग, और जैसे तोप हैं तोपों का प्रयोग और युद्ध पद्धति, इनका ही मुख्य रोल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा इब्राहिम लोदी समाप्त होता है। उसके बाद आपका आता है प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, जिसको हम अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आप इसको देखना, समझना दोबारा से। ओके।